डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आगे का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इससे पहले आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। कौन से तीन कॉन्सेप्ट? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तीन अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो अलग अलग पार्ट के नर्व से बनती हैं। पहली नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से एक थोरैकोलंबार आउटफ्लो दिखाता है और दूसरा आपको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो दिखाता है। तो आई होप आपको ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आज का सेशन पढ़ने में मजा आएगा। और अब चैप्टर का मुश्किल से 25% पार्ट बचा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईयर्स और आईज इस साल के सिलेबस के बच्चों से डिलीट हो चुका है, मतलब इस साल के सिलेबस में जो बच्चे इस साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए सेंसरी रिसेप्टर्स डिलीट हो चुका है, तो उनको ईयर्स और आई वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। उनको डायरेक्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद डिसऑर्डर्स वाला ये नर्वस सिस्टम स्टार्ट करना है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कि अगर नर्वस सिस्टम में कोई खराबी हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, तो कौन से डिसऑर्डर्स बच्चे को देखने मिल सकते हैं। तो पहला डिसऑर्डर जो हमको यहाँ पर बताया गया है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? मानसिक बीमारी, जिसमें शरीर बीमार नहीं होता है लेकिन जिसमें आपका न्यूरल डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है या न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कॉमन नेम क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉमनली कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दे आर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट अफेक्ट द मूड। देखो, जब हमारा दिमाग ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता है तो उसके वजह से हमारे मूड में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, मतलब कभी खुश कभी अचानक से उदास। थिंकिंग, बिहेवियर, कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, हर एक चीज में बदलाव होने लगता है। These affect multiple areas of life and creates distress for the person suffering from it. और अगर किसी इंसान को मानसिक बीमारी है, किसी इंसान का मेंटल डेवलपमेंट अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा आगे जाके लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब सिर्फ उसको मानसिक बीमारी नहीं रहेगी, उस मानसिक बीमारी की वजह से उसको फिजिकल स्ट्रेस भी होने लगेगा, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी तकलीफ पहुंचने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे मूड बदलता है वैसे वो बिहेव करते हैं और जैसे जैसे वो बिहेव करेंगे वैसे वैसे आसपास के लोगों का बिहेवियर होगा। ओके, सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर, यहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बताई गई हैं कि जब किसी इंसान का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है या किसी को अचानक से उनके न्यूरॉन्स में जब दिक्कत आ जाती है, जब डैमेज हो जाता है, तो कैसे टाइप के डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला हमको डिसऑर्डर बताया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? पढ़ने लिखने में कमजोर जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन औरों के मुकाबले इन बच्चों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी धीरे धीरे चीजें समझ में आना। इट वॉज अर्लियर नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। पहले इसको क्या बोला जाता था? पागलपन, मतलब बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से रिटार्ड हो गया है। रिटार्ड मतलब क्या हो जाता है? डैमेज हो जाना, अनडेवलप हो जाना। तो पहले फॉर्मरली का मतलब क्या होता है? बिफोर। पहले बोला जाता था कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, जिनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, तो दे आर मेंटली रिटार्डेड पीपल, ऐसा पहले बोला जाता था। लेकिन उस वर्ड को चेंज करके अब क्या बोलते हैं हम ऐसी डिजीज को? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी थोड़े कमजोर पढ़ने लिखने में। फिर बारी आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सेम आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसा ही है। ये बीमारी पैदाइशी होती है, इसमें बच्चों का पैदाइशी ही मेंटल डेवलपमेंट, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो स्लो होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे टोटली रिटार्डेड होते हैं, दे आर नॉट टोटली रिटार्डेड। अगर उनको ट्रेन किया जाए, उनके साथ प्यार से बिहेव किया जाए, उनसे अच्छी सी बातें की जाए, उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो भी अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर किसी से प्यार से बात करेंगे तो अच्छा खासा जो बीमार इंसान है वो भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑटिज्म का वही एग्जाम्पल बताया गया है। दे आर एक्चुअली दे हैव स्लो ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, कभी कभी स्लो ग्रोथ होती है, कभी कभी नो ग्रोथ होती है, लेकिन इनको ट्रेन किया जाता है, इनको धीरे धीरे करके इनको गुड और बैड थिंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट बताया जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है? बाइपोलर डिसऑर्डर। सबने अपरिचित मूवी देखी होगी। अपरिचित मूवी में क्या बताया गया है? एक बार वो एकदम पंडित जैसे बन के रहता है हीरो, और एक बार अचानक से मतलब ढिशुम ढिशुम वाला हीरो बन जाता है कि सबका बुराई का नाश कर देगा। तो
तो उसका बायपोलर पर्सनालिटी उसमें बताया गया है। बायपोलर पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, एक ही इंसान को पता ही नहीं चलता है कि वो कब कौन से पर्सनालिटी में है। समझो अभी मैं आपके टीचर हूँ और बाद में मैं मेरे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ ब्रेन सिग्नल्स हो जाएगा कि मैं कुछ और ही बन जाऊंगी। सो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को खुद पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज हमको देखने को मिलती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। सो दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल, नॉट ओनली बच्चे बट जब कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड है, किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एंग्शियस है, तो डिप्रेशन धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में आने लगता है। मतलब उनकी बॉडी में जो सैड हार्मोन्स हैं, ओके, जो सैड हार्मोन्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो उसके वजह से फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक फार्माकोथेरेपी होता है, एक साइकोथेरेपी होती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ज्यादातर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी उनसे बातचीत करके पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया तो दवाइयों का सहारा लिया जाता है। फिर आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज को लेकर नर्वस हो जाना, रिजल्ट आने वाला है तो बेहोश हो जाना, किसी की तबीयत खराब हो गई घर पे तो बेहोश हो जाना, मतलब छोटी छोटी चीजों को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेना कि हम उसको बर्दाश्त ही ना कर पाए, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाना। सो दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर आता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं या ये इंडिविजुअल जो होते हैं वो अटेंशन सीख करने के लिए, किसी का भी अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब ये बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि इनको अपनी एनर्जी कौन से डायरेक्शन में यूज करनी है। जो नहीं करना चाहिए ये वही करेंगे ताकि लोग इनको अटेंशन दे, तो इसको हम बोलते हैं ADHD। और इसका ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके हो सकता है, ये इम्पॉसिबल डिजीज नहीं है, ओके। एंड लास्टली कम्स स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो स्ट्रेस से रिलेटेड और जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। स्ट्रेस हर बीमारी का जड़ है, स्ट्रेस नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली बीमारी नहीं होगी। आई नो एग्जाम्स का माहौल छाया हुआ है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, बट टेक इट पॉजिटिवली। जो होगा अच्छा होगा, हम अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी मेहनत करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस कर्म अच्छे से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को कि आपको अफसोस हो कि शिट मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा अच्छा हो जाता। ऐसा अफसोस नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ओके। तो अब बारी आती है नेक्स्ट डिजीज की, दैट इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, आपका जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है, मतलब हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, कुछ न्यूरॉन्स डोपामीन हार्मोन बनाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स एड्रेनलिन हार्मोन बनाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स नॉर एड्रेनलिन बनाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलाइन बनाते हैं। मतलब हजारों तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो जो न्यूरॉन्स डोपामीन हार्मोन बनाते हैं वो न्यूरॉन डीजनरेट होने लग जाते हैं। डीजनरेट यानी कि धीरे धीरे करके उनकी डेथ होने लग जाती है। तो degeneration of dopamine producing neurons in the central nervous system causes Parkinson's disease। Parkinson's disease में एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी का बैलेंस जाने लगता है, और ये बुढ़ापे में ज्यादातर देखा जाता है। ये किसी बच्चे में कम उम्र में नहीं देखा जाता है, ये एक पर्टिकुलर उम्र के बाद 50-55 के बाद धीरे धीरे करके लोगों में देखा जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली, यानी इसके सिम्टम्स धीरे धीरे देखे जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है ओवर द इयर्स वैसे वैसे इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स आर ट्रेमर्स, ट्रेमर्स यानी कि बॉडी कांपना, स्टिफनेस, अचानक से अकड़न आ जाना, बॉडी अकड़ जाती है ना, जब थोड़े बुढ़े हो जाते हैं तो अचानक से अकड़न आ जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से या पार्किंसंस डिजीज की वजह से। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पैर कांपते रहते हैं तो ठीक से चल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगते हैं, बॉडी का बैलेंस छूट जाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स फॉर पार्किंसंस डिजीज। किसके सिम्टम्स हैं ये, पार्किंसंस डिजीज। अब आगे हमको क्या बताया गया है, अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में बताया गया है। अल्जाइमर डिजीज का मतलब क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी कि पूरी याददाश्त खो जाना, पूरी तरीके से आपके दिमाग से पूरी की पूरी याददाश्त गायब हो जाना, इसको बोलते हैं डिमेंशिया। लेकिन डिमेंशिया ये लास्ट स्टेज है अल्जाइमर का। डिमेंशिया किसका लास्ट स्टेज है, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स। बेसिकली अल्जाइमर्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसा आप बोल सकते हो गजनी मूवी में कैसे उसके ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में चोट लग गई थी तो हर 15 मिनट के बाद वो भूल जाता था, ओके। तो अल्जाइमर डिजीज यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेस विथ एज, और ये या तो ब्रेन में बहुत ज्यादा फिजिकल इंजरी की वजह से होता है, या तो धीरे धीरे करके उम्र के साथ ब्रेन के सेल्स डीजनरेट होने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके याददाश्त कमजोर होने लगती है। मेरे 12वीं के बच्चों की तो सबकी याददाश्त कमजोर हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। बच्चे बोलते हैं मैम पेपर के सामने हम लोग ब्लैंक हो गए थे, मतलब हमको डिमेंशिया हो गया, हम सब भूल गए थे। ऐसा नहीं होता है बेटा, अचानक से कोई किसी की याददाश्त जाती नहीं है, इट टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, या तो फिर ये जेनेटिक होता है। ओके, तो इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेस विद द एज, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये इंसिडेंस हमको देखने को मिलता है, याददाश्त भूलने वाला। शोइंग द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब अगर अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स आपको पहचानने हैं तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, ये सारे प्रोसेसेस, मतलब आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आप चीजों के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाओगे। थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग एंड बिहेवियरल एबिलिटीज, मतलब चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, मतलब आप अच्छे से चीजों को याद नहीं कर पाओगे। आपने जो किया, मतलब समझो अभी आपने कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखा, लेकिन आप भूल जाओगे कि आपने ये क्यों रखा, तो मतलब छोटी छोटी चीजों को भूलने लग जाते हैं, तो यू डोंट हैव एनी रीजन फॉर योर एक्टिविटीज। फिर बिहेवियरल एबिलिटीज, कभी कभी आप नींद में चलने लग जाते हो, कभी कभी दिमाग अचानक से बंद हो जाता है तो आप कहीं का कहीं निकल जाते हो। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इंटरफेयर्स विद द पर्सन्स डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज, और ये अगर धीरे धीरे करके इसके स्टेजेस बढ़ गए तो इससे हमारी डेली लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स, उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। मतलब समझो, इमेजिन करो मेरे दादा दादी को अगर अल्जाइमर्स हो गया और वो घर का रास्ता ही भूल गए, तो वो तो गुम जाएंगे, उनको याद ही नहीं आएगा कि घर कहाँ पर है। तो ऐसे में तो सबको तकलीफ हो जाएगी। सो ऑल दीज आर डिस्ट्रेस विच आर कॉज टू फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट। इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ कोलाइनर्जिक एंड अदर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा था ना कोलाइनर्जिक फाइबर्स क्या होते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के जो पोस्ट गैंग्लियन होते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्व के कौन से गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स जो होते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट ऑर्गन तक जाते हैं, नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट ऑर्गन तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलाइनर्जिक फाइबर। कोलाइनर्जिक फाइबर क्या बनाता है, एसिटाइल कोलाइन बनाता है। तो अगर ये एसिटाइल कोलाइन बॉडी में बनना स्लो हो रहा है, बॉडी में बनना कम हो रहा है, तो इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ कोलाइनर्जिक एंड अदर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कोलाइनर्जिक फाइबर बनना कम हो रहे हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन्स, आपकी बॉडी में अननेसेसरी अमाइलॉइड प्रोटीन्स, मतलब विच इज अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, इन प्रोटीन्स की इनिशियली जरूरत नहीं होती है लेकिन ये अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। हम हमेशा एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं बायोलॉजी में, कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी तो वो बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से बाकी के मॉलिक्यूल्स का फंक्शनिंग बदल जाएगा। देर इज नो क्योर फॉर अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स का कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जैसे मलेरिया में कैसे दवा दे दी और मलेरिया ठीक हो गया, जड़ से उखड़ जाता है, ऐसे अल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये मेंटल बीमारी है। ओके, ये दिमागी डिजीज है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को जल्दी जल्दी बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आपको पढ़ाया था कि एचआईवी जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो भी है, एड्स, ये मतलब इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इस बीमारी को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको फटाफट बढ़ने से रोक सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो अगर अल्जाइमर्स का जल्दी डिटेक्शन हो गया, आपने जल्दी टेस्ट करवा लिए और जल्दी अगर अल्जाइमर्स की बीमारी का पता चल गया, तो इसके ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ताकि 10 से 15 साल तक और इंसान की याददाश्त बनी रहे। ओके, so its treatment can slow down the progression of the disease and it may improve the quality of life। और जितनी ज्यादा याददाश्त हमको याद रहेगी उतनी ज्यादा हमारी लाइफ आसान होगी, हमको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, तो दिस वाज अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में 3 अलग अलग डिसऑर्डर्स पढ़े नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये तीनों आपको पढ़ के जाना, इसके ऊपर 1 सेंटेंस आपको आ सकता है। ओके, अब बारी आती है हमारे न्यू टॉपिक की, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। इसमें से डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूरा यहाँ से लेके एंड तक। इसमें से आधे से ज्यादा पार्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा है, आपने 12th के 2nd चैप्टर में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो आधे से ज्यादा पार्ट इसमें का अब आपको आता है। अब मैं बोलूंगी सिर्फ 20% बचा है हमारे सिलेबस का। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, केमिकल मतलब कि हार्मोन्स, केमिकल मतलब क्या, हमारी बॉडी के हार्मोन्स। तो कब कौन से हार्मोन्स बनाने हैं, कब कौन से हार्मोन्स नहीं बनाने हैं, इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना। क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेट करना, और इसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो देखो अब हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है।
द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू केमिकल सिग्नल्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? केमिकल सिग्नल्स की मदद से। ऑल्सो दे आर ब्रॉडली ऑफ 4 टाइप्स एज फॉलोज। तो हमको 4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स बताए गए हैं। कौन से केमिकल्स बताए गए हैं? 4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स बताए गए हैं। पहला केमिकल है ऑटोक्राइन, दूसरा केमिकल है पैराक्राइन, तीसरा है एंडोक्राइन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और चौथा है फेरोमोन्स। ऑटोक्राइंस क्या होते हैं? ऑटोक्राइंस यानी कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो ऐसा केमिकल बनाते हैं जो खुद के ऑर्गन को स्टिमुलेट करे। क्या कहा मैंने? ऑटोक्राइंस ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिससे इनके खुद के सेल एक्टिवेट हो, जिससे इनके क्या हो? खुद के सेल एक्टिवेट हो। तो ऑटोक्राइंस आर दी सेल्स विच रिलीज सेक्रीशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, मतलब एग्जैक्ट इसका एग्जांपल तो आपको मैं अभी नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि बहुत हाई लेवल का है। इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन इंटरैक्शन, इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन इंटरैक्शन, मतलब जब हमारी बॉडी में बाहर का कोई पैथोजन या बाहर का कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं, WBC वाले बहुत सारे पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस पाथवे के टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे डिफेंसिव सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए खुद का प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। मतलब इंटरफेरॉन पढ़ा था, देखो हमने इंटरफेरॉन्स में हमने क्या पढ़ा था? सेल्स के अंदर से कुछ ऐसा केमिकल निकलता है जिससे इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी तो वो सेल प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक उसी तरीके से ऑटोक्राइंस क्या होते हैं? ऑटोक्राइंस ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो खुद के ऑर्गन को स्टिमुलेट करे। इसका एक दूसरा सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो थायराइड ग्लैंड का। किसका एग्जांपल है? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ओके रुको, मैं ये क्लीन करके वापस लिखती हूँ। ठीक, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में ही बनता है और थायराइड ग्लैंड में ही फंक्शन करता है। क्या बोला मैंने? ये थायराइड ग्लैंड ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड में ही बनता है और थायराइड ग्लैंड से ही दूसरे ऑर्गन्स में जाता है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करता जब तक इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल ना मिल जाए। तो इसका मतलब कि ये ग्लैंड जो हार्मोन बना रहा है वो खुद के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए बना रहा है। ये थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बना रहा है वो खुद के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। दूसरा आता है पैराक्राइन सिस्टम। पैराक्राइन में क्या होता है? सेल्स रिलीज सेक्रीशन टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल्स। इसमें आपके जो सेल्स हैं वो बाजू के सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे कि समझो इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर सुना था ये हमने? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ऐसा कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और यहाँ पे आपके जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं जिसके वजह से मेल के स्पर्म्स मैच्योर हो सके। तो मतलब एक सेल से कुछ केमिकल निकल रहा है जो दूसरे सेल को एक्टिवेट कर रहा है। या अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जांपल लूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे? जो फीमेल की ओवरी होती है, उस ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं जिससे ओवम डेवलप हो सके। क्या डेवलप हो सके? ओवम। मतलब एक सेल ने जो केमिकल बनाया वो अपने बाजू के सेल की मदद कर रहा है, एकदम चिपके हुए दो सेल। मतलब समझो ये इंटरस्टिशियल सेल और स्पर्म दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल ने जो केमिकल बनाया वो स्पर्म यूज कर रहा है, तो एक सेल दूसरे सेल की मदद कर रहा है। इसको हम बोलते हैं पैराक्राइन हार्मोन। फिर हमारी बारी आती है एंडोक्राइंस की। एंडोक्राइन के हमको बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो दीज सेल्स रिलीज सेक्रीशन टू स्टिमुलेट डिस्टेंट सेल्स। मतलब इसमें क्या बोला गया है? एक ऑर्गन से हार्मोन निकलता है और दूर के ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। ये जो सेल्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? डिस्टेंट सेल्स को। डिस्टेंट सेल्स मतलब क्या होते हैं? दूर के सेल्स। मतलब समझो आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन सेक्रेट हो रहा है लेकिन वो आपके किडनी को एक्टिवेट कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में है और किडनी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो एक ऑर्गन से दूर के ऑर्गन को जब स्टिमुलेशन मिलता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और लास्ट में आता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स मतलब अट्रैक्टिव केमिकल्स। तो दीज ऑर्गन्स रिलीज सेक्रीशन टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिज्म। यूजुअली ये एक्वेटिक लाइफ में देखा जाता है, मतलब पानी के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। समझो कोई एक पर्टिकुलर टाइप की फिश है, ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करेगी जो दूसरे मेल फिश तक जाएगा और मेल फिश इस केमिकल को देखकर अट्रैक्ट होकर इस फीमेल फिश तक आएगा और दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे। ओके,
या फिर ऐसे दूसरे एनिमल्स का भी एग्जांपल ले लो। देखो हम लोग जो परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे एड्स में दिखाता है ना कि परफ्यूम लगाने से दूसरा जो अपोजिट पर्सन होता है, अपोजिट जेंडर का जो पर्सन होता है, वो आपकी तरफ खींचा चला आता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसका ही एग्जाम्पल है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स मतलब क्या होते हैं? अट्रैक्टिंग केमिकल्स। फेरोमोन्स मतलब क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये हॉर्मोन्स बनते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अब बारी आती है ये आगे के थ्योरी की। हायर एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज्यादा हायर एनिमल्स उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, एंड ड्यू टू दिस, इन एडिशन टू द नर्वस कोऑर्डिनेशन, देयर इज नीड टू ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझना भी बहुत जरूरी है। मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमिक सिस्टम को हमने समझ लिया, लेकिन इससे हॉर्मोन्स का क्या लेना देना है वो समझना भी बहुत जरूरी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय सेक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड मतलब क्या होते हैं? इसका इमेजिन करो कि एक कुआं है और कुएं में पानी है। कोई भी इंसान आके कुएं का पानी लेकर जाएगा, ठीक है? तो कुएं से कोई पाइपलाइन नहीं निकल रही है, डायरेक्ट कुएं में से पानी लेकर जाना है। तो हमारी बॉडी में भी कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो ओपन ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस, जिनमें से कोई डक्ट नहीं निकलती है। डक्ट मतलब क्या होता है? ट्यूब। और डक्टलेस मतलब विदाउट ट्यूब। डक्टलेस मतलब क्या होता है? विदाउट ट्यूब। तो ऐसी ग्लैंड्स जो अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं। समझो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने हार्मोन बनाया। क्या बनाया? इस ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, और उस हार्मोन को इन्होंने डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिया। तो अब ये हार्मोन अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जाके इंटरफेयर करेगा। ये हार्मोन क्या करेगा? अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जाके इंटरफेयर करेगा। तो इतने सारे ऑर्गन्स में से जिसको ये हार्मोन चाहिए होगा वो ये हार्मोन लेके अपना काम चालू कर देंगे। तो ये फायदा होता है डक्टलेस ग्लैंड्स का कि वो अपना सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाता है। तो बॉडी के जिस पार्ट को उस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, बॉडी का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसको उस हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ेगी वो पार्ट उस हार्मोन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, स्कूल में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक 10वीं के स्टूडेंट को कोई 9वीं की टीचर अंदर बैठने बोलेगी क्या? नहीं। 10वीं का स्टूडेंट सिर्फ 10वीं की क्लास में ही जाके लेक्चर अटेंड कर सकता है, ना तो वो 11वीं के क्लास में जा सकता है, ना तो वो 9th के क्लास में जा सकता है। ठीक उसी तरीके से हॉर्मोन्स बनते ग्लैंड से हैं। ग्लैंड मतलब समझो आपका स्कूल, और ये जो हार्मोन है ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ये सारे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, मतलब एक ही ब्लड से फ्लो हो रहे हैं, लेकिन इनका ऑर्गन डिसाइडेड होता है। कौन सा हार्मोन कौन से ऑर्गन के पास जाएगा ये पहले से डिसाइडेड होता है। तो भले ही वो ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, लेकिन हर हार्मोन अपने अपने फिक्स्ड ऑर्गन के अंदर ही जाता है, अपने अपने फिक्स्ड टारगेट सेल के पास ही जाता है। ओके, दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बिना ट्यूब के डायरेक्ट हार्मोन को जब ब्लड में छोड़ा जाता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा और एक सिस्टम होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? आपके किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से एक ट्यूब निकलती है, और ये ट्यूब अपना हार्मोन एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक कैरी करेगी, एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक कैरी करेगी। तो ये यहाँ वहां ये हार्मोन जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट एक ग्लैंड से निकल के अपने ऑर्गन तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब समझो आपके घर के पास जो वाटर पाइपलाइन सिस्टम है, पाइप से छोटे छोटे पाइप्स कनेक्टेड है, बीच में पानी लीकेज हो ही नहीं रहा है, तो वो एक्सोक्राइन सिस्टम का एग्जांपल है। और एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जांपल क्या है? कुएं जैसा, जिसको चाहिए वो हार्मोन आके ले लेगा, लेकिन हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, वो उसी ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। तो एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया, चलो थ्योरी देख लेते हैं। The endocrine system controls body activities by means of chemical messengers called hormones. तो endocrine system क्या करता है? Hormones का प्रोडक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। कब कौन सा केमिकल मैसेंजर बनेगा? केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या होता है? हॉर्मोन्स। केमिकल मैसेंजर मतलब क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। तो कब कौन से हॉर्मोन्स बनेंगे, कब कौन से हॉर्मोन्स बनना रुकेंगे, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम के हॉर्मोन्स होते हैं, ये डायरेक्टली कहाँ पर छोड़े जाते हैं? ब्लड में छोड़े जाते हैं। द हार्मोन इज कैरिड ऑल ओवर द बॉडी वाया ब्लड। मतलब पूरी बॉडी में ये हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्लड की मदद से। However, the message is relayed only to the target organs which are stimulated to carry out specific processes
विच इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या कहा गया है हमको यहाँ पर कि भले ही ये सारे के सारे हॉर्मोन्स एक ही ब्लड में छोड़े जाएं, मतलब समझो ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम है और ये एंडोक्राइन सिस्टम अपना हार्मोन ब्लड में रिलीज कर रहा है। कहाँ पर रिलीज कर रहा है? ब्लड में रिलीज कर रहा है। तो ये ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है। ब्लड कहाँ घूमता है? ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। तो ये हार्मोन बॉडी के हर एक ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं करेंगे। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये बॉडी के सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ही स्टिमुलेट करेंगे। किसको स्टिमुलेट करेंगे? स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ही स्टिमुलेट करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैसेज इज रिलेड, रिलेड करना मतलब ट्रांसफर करना। द मैसेज इज ट्रांसफर्ड ओनली टू द टारगेट ऑर्गन्स। मैंने आपको बार बार बोला कि हॉर्मोन्स भले ही ब्लड में रिलीज होते हैं लेकिन हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है। वो हार्मोन सिर्फ उसी ऑर्गन को एक्टिवेट करता है और सिर्फ उसी ऑर्गन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। हमको हार्मोन्स के अलग अलग केमिकल नेचर बताया गया है। मतलब कुछ हार्मोन अमाइन से बनते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स यानी प्रोटीन। कुछ हार्मोन फैटी एसिड से बनते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड से बनते हैं और कुछ हार्मोन गैसियस होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन का अलग अलग केमिकल नेचर बताया गया है। अमाइंस के एग्जांपल्स कौन से दिए गए हैं? कैटेकोलामाइंस विच आर सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला, यानी कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर एक टोपी की जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं वो अमाइंस का फॉर्म है, मतलब वो अमीनो एसिड से बनेंगे। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? आपको नींद दिलाता है। पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन बनता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स कैसे बने हैं? ये किसी ना किसी अमीनो एसिड से बने हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अमाइन हार्मोन्स, अमाइड हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है? एडीएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अमाइड हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है? थायरोक्सिन। पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन, एडीएच एंड जीएनआरएच। ऑक्सीटॉक्सिन का क्या फंक्शन है, एडीएच का क्या फंक्शन है और जीएनआरएच का क्या फंक्शन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोटीन हार्मोन, जो पूरी तरीके से प्रोटीनिक होते हैं, जो लंबी लंबी अमीनो एसिड की चेन से बनते हैं। देखो आप बोलोगे कि पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। पेप्टाइड मतलब भी अमीनो एसिड का बॉन्ड और प्रोटीन मतलब भी अमीनो एसिड का बॉन्ड। बस पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो शॉर्ट चेन से बने हुए होते हैं, मतलब कुछ अमीनो एसिड्स उसमें होती हैं। और प्रोटीन हार्मोन में लंबी लंबी चेन्स होती है, बस फर्क इतना ही है। पेप्टाइड हार्मोन स्ट्रक्चर में थोड़े छोटे होते हैं, प्रोटीन हार्मोन स्ट्रक्चर में थोड़े बड़े होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल हमको क्या बताए गए हैं? टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलटीएच ल्यूटिनाइजिंग ट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलैक्सिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक हार्मोन का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट फैटी एसिड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे हमको? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन किस में बनते हैं? मेल्स में बनते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज करना। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? स्पर्म की स्विमिंग स्पीड इंक्रीज करना। फिर आते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो प्रोटीनिक होते हैं नेचर में और थोड़ा बहुत लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। दीज हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल, मतलब ये लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉइड्स। ये एक टाइप के फैट ही से ही बने हैं। ओके, एग्जाम्पल याद रखो। स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल कौन से हैं? ईस्ट्रोजन। देखो स्टेरॉइड यानी कि सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स। तो ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये सारे के सारे मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये हार्मोन्स काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में अपना एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। और गैसियस हार्मोन कौन सा है बच्चों लोग? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब एक्सेस ऑक्सीजन और एक्सेस नाइट्रोजन आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है तो वो आपके बोन्स के बीच में जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। देखो जब आप उंगली फोड़ते हो तो जो आवाज आती है ना, कट 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 करके, गर्दन जब हम फोड़ते हैं तो कट कट करके जो आवाज आती है वो एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड के गैस के बबल के ब्रेक होने की आवाज होती है। मतलब आपके फिंगर्स के बीच में जो ब्रेक गैप्स है उधर नाइट्रिक ऑक्साइड का गैस भर जाता है या कार्टिलेज के फ्रिक्शन के वजह से। तो ज्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड का गैस भर जाता है, तो जब आप उधर पे ऐसे प्रेस करते हो तो वो बबल फूटता है तो कट कट आवाज आती है। ओके, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का बबल फूटेगा कार्टिलेज डीजनरेट होगा, और अगर आपका कार्टिलेज डीजनरेट होगा तो उसकी वजह से बोन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बार बार उंगली फोड़ना अच्छा नहीं है। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की क्या प्रॉपर्टीज है?
दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा रहे हैं, मैसेज कैरी कर रहे हैं। एंड दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है कि हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, मतलब दे आर फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगर 1 किलो सब्जी बनानी है तो उसमें हम 1 किलो नमक नहीं डालते हैं, ज्यादा सब्जी में थोड़ा सा नमक, मतलब टेस्ट के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो हॉर्मोन्स होते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है तो इतने सारे हॉर्मोन्स लगेंगे ऐसा नहीं है। हॉर्मोन्स बहुत कम अमाउंट में ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं। तो हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। हॉर्मोन्स कितने कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं? बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी बहुत कम अमाउंट में हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। हॉर्मोन्स कैन फंक्शन एज रेगुलेटर्स दैट इनहिबिट और स्टिमुलेट और मॉडिफाई स्पेसिफिक प्रोसेसेस। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे? सेकेंड पॉइंट में हमको ये बोला गया है कि हॉर्मोन्स रेगुलेटर का काम करते हैं। रेगुलेटर मतलब क्या होता है? कब कौन सा ऑर्गन एक्टिवेट करना है, कब कौन सा ऑर्गन इनहिबिट करना है, ये डिसाइड करने का काम करते हैं केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि आपके हॉर्मोन्स। Some hormones interact with receptors present on the plasma membrane of target cells, whereas some enter the nucleus। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे न्यूक्लियस की स्पेलिंग प्लीज बराबर करो। Whereas some enter the nucleus to interact with the genes। तो मतलब देखो हमको इधर पे क्या बोला गया है, मैं आपको डायग्राम की मदद से ये पार्ट समझाती हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो सब लोग। कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं, चलो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, कुछ हॉर्मोन्स लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। चलो इसका एक्शन समझने से पहले हम एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हमारा जो सेल होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ये बाय लिपिड बाय लेयर से बनी है। कैसे बनी है? ये लिपिड बाय लेयर से बनी है। आपने 11th स्टैंडर्ड में फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में? फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें आपको याद होगा तो हमने ऐसा कुछ लिपिड का बाय लेयर स्ट्रक्चर पढ़ा था। कैसा स्ट्रक्चर पढ़ा था? लिपिड का बाय लेयर स्ट्रक्चर पढ़ा था, और इसके बीच बीच में से ऐसे टनल प्रोटीन्स पास होते थे। याद आ रहा है कुछ? अगर याद नहीं आ रहा है तो 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर ओपन करके देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये बताया है। मैंने अपनी चैनल पे भी ये चैप्टर कवर किया है 11th स्टैंडर्ड का, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है, जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी हुई होती है? लिपिड से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? लिपिड से। तो अब अगर किसी भी हार्मोन को सेल के अंदर जाना है, पेन का कलर बदल देती हूँ मैं, 1 मिनट। अगर किसी भी हार्मोन को अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है, तो उसको इस लिपिड के मेम्ब्रेन से पार होकर जाना पड़ेगा। मतलब समझो कि ये हार्मोन को सेल के अंदर आना है, तो उसको इन केमिकल्स के बीच में से, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब मैंने इतने से पार्ट को जूम करके इधर पे बताया है। सेल है, सेल की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई होती है। तो अगर इस हार्मोन को सेल के अंदर आना है तो उसको इस लिपिड को पार करके आना पड़ेगा। मतलब इस हार्मोन को लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? लिपिड सॉल्युबल। लेकिन समझो अगर ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल नहीं हुआ तो, क्या बोला हमने कि अगर ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल नहीं हुआ तो ये सेल के अंदर कैसे आएगा? तो उस कंडीशन में हमारा जो बेचारा हार्मोन है वो खुद सेल के अंदर नहीं आता है। हमारा जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, ये खुद सेल के अंदर नहीं आ पाता है। ये कैसा है? दिस इज लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। ये सेल के अंदर खुद नहीं आएगा, लेकिन ये अपने मैसेज को सेल तक पहुंचा देगा। क्या करेगा? ये अपने मैसेज को सेल तक पहुंचा देगा, क्योंकि हर एक सेल के मेम्ब्रेन पर ना कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो समझो ये आपका हार्मोन है, इसको सेल के अंदर आना है, पर ये सेल के अंदर आ नहीं सकता क्योंकि ये लिपिड इनसॉल्युबल है। कैसा है? ये लिपिड इनसॉल्युबल है। तो अब ये अपना मैसेज कैसे भेजेगा? सेल तक कैसे भेजेगा? तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ना एक एंजाइम होती है, यहाँ पर क्या होती है? एक एंजाइम होती है। उस एंजाइम को हमारा ये हार्मोन मैसेज देता है। तो ये एंजाइम अपनी जगह से निकल के सेल के अंदर चली जाती है और यहाँ पे ये हार्मोन आके बैठ जाता है। ये एंजाइम अंदर आ जाएगी, देखो ये एंजाइम अंदर आ गई, नीचे आ गई, और यहाँ पे ये हार्मोन आके बैठ गया। तो हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं गया, हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं गया। देखो फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये अपना सेल है और सेल के यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर मॉलिक्यूल, हार्मोन बाइंडिंग रिसेप्टर, इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। तो अगर हार्मोन डायरेक्ट, समझो हमारा ये हार्मोन डायरेक्ट अंदर नहीं जा पा रहा है, तो हमारा हार्मोन इस रिसेप्टर के पास आके बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम पहले से बैठी हुई होती है वो एंजाइम अंदर आ जाएगी।
ये एंजाइम एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक नया पाथवे स्टार्ट कर देगी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ये क्या स्टार्ट कर देगी, एक नया पाथवे, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी पाथवे, CAMP, साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो मतलब देखो, पहले ये एंजाइम यहाँ पर बैठी थी, लेकिन जैसे हार्मोन रिसेप्टर के पास आया तो ये एंजाइम अंदर आ गई। जैसे ही एंजाइम अंदर आई, ये एटीपी के साथ रिएक्ट किया इसने, और एटीपी के साथ रिएक्ट करके इसने एक नया पाथवे स्टार्ट कर दिया। और ये पाथवे बच्चों कुछ 30 से 35 स्टेप्स का होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उस तक हार्मोन का मैसेज पहुंच जाता है और वो केमिकल बनाना स्टार्ट कर देता है या वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं आए, उन हार्मोन ने क्या किया, रिसेप्टर की मदद से अपना मैसेज अंदर भेजा। तो यहाँ पर देखो हमको कुछ इसी तरीके से बताया गया है। एक हार्मोन है FSH, ये लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है। कैसा है ये हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है। ये डायरेक्ट नहीं जा सकता सेल के अंदर क्योंकि ये लिपिड की लेयर है। तो ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से जो एंजाइम बैठी थी वो एंजाइम अब अंदर रिलीज हो जाएगी। ओके, तो पहला रिस्पॉन्स कहाँ से आया, पहला रिस्पॉन्स हार्मोन से आया। फिर ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एटीपी के साथ रिएक्ट करेगी और कौन सा पाथवे स्टार्ट करेगी, साइक्लिक एएमपी वाला पाथवे स्टार्ट करेगी। तो अब सेकंड रिस्पॉन्स तैयार हो रहा है। सेकंड रिस्पॉन्स किससे आ रहा है, सेकंड रिस्पॉन्स एंजाइम से आ रहा है। पहला रिस्पॉन्स हार्मोन से आता है, दूसरा रिस्पॉन्स एंजाइम से आता है। क्योंकि यहाँ पे जब हार्मोन नहीं रहता है तो एंजाइम बैठी हुई रहती है। जैसे हार्मोन आता है एंजाइम अंदर आ जाता है। एंजाइम अंदर आते ही एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, नया पाथवे स्टार्ट करता है, और जैसे ही नया पाथवे स्टार्ट होता है अलग अलग केमिकल स्टेप्स होने लग जाते हैं, और जिसके वजह से हमारी बॉडी में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो चेंजेस हमको चाहिए थे। तो बिना अंदर आए भी हार्मोन ने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया। तो ऐसे हार्मोन को हम बोलते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। क्या बोलते हैं ऐसे हार्मोन को हम, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। तो फटाक से ये थ्योरी देख लेते हैं, तो फिर आगे का पार्ट आपको मैं समझा दूंगी। तो देखो यहाँ पर हमको यही चीज समझाई गई है। सम हार्मोन्स, एक मिनट में इंक कलर फिर से चेंज कर दूं, हाँ। सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विद रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ हार्मोन्स किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। interact with the receptors on the plasma membrane of target cells, whereas some enter the nucleus to interact with genes। और कुछ कुछ हार्मोन डायरेक्ट अंदर एंटर कर देते हैं। देखो ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ यहाँ पे देखो ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। तो ये हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन इस हार्मोन को एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाने के लिए भी एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा। ये हार्मोन सेल के अंदर तो आ गया, लेकिन अब सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल के पास जाना है इसको वो पता नहीं होता है। तो उस ऑर्गेनल तक लेकर जाने के लिए इसके पास एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो इसको हर पर्टिकुलर ऑर्गेनल तक लेके जाएगा और वहां पे उसका फंक्शनिंग स्टार्ट करवाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा था, इस कंडीशन में हमने क्या देखा था, रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर था, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रिसेप्टर सेल के अंदर है हार्मोन को हेल्प करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में रिसेप्टर जो है वो सेल का मैसेज ले रहा है, और सेकंड कंडीशन में जो रिसेप्टर है वो पूरे के पूरे हार्मोन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों में काफी फर्क है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, हाइपर सेक्रीशन और हाइपो सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, इधर ई आएगा, इधर रुको मैं ये स्लाइड क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे हार्मोन्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। अगर कोई भी हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन गया, हाइपर मतलब मोर, हाइपर ज्यादा हो जाना, और हाइपो मतलब लेस। तो कोई भी हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में बन गया है या कम अमाउंट में है, कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो भी तकलीफ, कम रहेगी तो भी दिक्कत। तो हाइपर सेक्रीशन और हाइपो सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर्स। These are metabolized after their function। हर एक हार्मोन अपना फंक्शन करने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है। मेटाबोलाइज हो जाना मतलब यूज हो जाना, और इसीलिए हम किसी भी हार्मोन को बार बार रीयूज नहीं कर सकते। एंजाइम्स के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम को हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हॉर्मोन्स के साथ ऐसा नहीं है, हॉर्मोन्स का काम हो गया तो वो डीजनरेट हो जाते हैं। हार्मोन सेक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये हार्मोन्स कैसे सेक्रीट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की मदद से। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या होता है, जब हार्मोन की जरूरत है तो पॉजिटिव सिग्नल आएगा, और जब हार्मोन्स की जरूरत नहीं है तो नेगेटिव सिग्नल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो न्यूरॉन्स की मदद से आता है। आगे देखो इंट्रोडक्शन में यहाँ क्या बताया गया, आपको ये पूरा का पूरा दोनों पैराग्राफ याद रखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं।
अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में, कि हार्मोन कैसे काम करता है, जो मैंने आपको पाथवे ऑलरेडी बता दिया, तो फटाक से ये देख लेते हैं। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हॉर्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन सेल्स बाय बाइंडिंग टू हार्मोन रिसेप्टर्स। तो हॉर्मोन्स किसके साथ बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, सेल के बाहर हो या सेल के अंदर हो, हर एक हार्मोन को रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है टारगेट ऑर्गन तक जाने के लिए। तो हार्मोन रिसेप्टर्स मे बी ऑन द सेल मेम्ब्रेन और मे बी इंट्रासेल्युलर, जो मैंने अब भी आपको बोला, कुछ रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जो हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इट कैन बी ऑन द मेम्ब्रेन और इट कैन बी इनसाइड द सेल यानी इंट्रासेल्युलर, बट हार्मोन्स को रिसेप्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये कट कर दो, रिपीट हो गया ये वर्ड। अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड दिस लीड्स टू बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। क्या बोला गया है हमको इधर पे, कि जो हार्मोन होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इट इज फॉर्म्ड एंड दिस लीड्स टू बायोकेमिकल चेंज। आपके ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स के वजह से एक नया पाथवे चालू होगा, एक नया रिस्पॉन्स पाथवे चालू होगा, जिसके वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग केमिकल स्टिमुलेट होना स्टार्ट होंगे और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो हार्मोन का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गन को एक्टिवेट करना। हार्मोन बन रहा है, ऑर्गन एक्टिवेट हो रहा है, तो बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और यही तो हमारा टारगेट था कि कैसे भी करके हार्मोन रिलीज करके ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना। अब आगे देखो क्या बताया गया है, जो मैं ये पहले ही बता चुकी, तो इसको फटाक से देख लेते हैं। हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो अभी हमने पीछे देखा था ना टेबल में, पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल यानी टीएसएच वगैरह, तो दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं सिर्फ वही डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई होती है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अंदर नहीं आने देती है। जो मॉलिक्यूल लिपिड से बना होगा सिर्फ उसको ही अंदर आने देगी। So these hormones are lipid insoluble, therefore they cannot enter their target cells through plasma membrane, और इसीलिए ये hormones डायरेक्ट अपने प्लाज्मा सेल्स में एंटर नहीं कर सकते। These non-steroid water soluble hormones interact with surface receptor। देखो ये लिपिड इनसॉल्युबल है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ओके, ये हार्मोन किस में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में। तो ये क्या करते हैं, ये किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, These hormones interact with surface receptor। ये जो सरफेस के ऊपर हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, विच इनिशिएट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और यहाँ से ही आपका मेन हार्मोन का एक्टिविटी स्टार्ट होता है। Molecules of amino acid derivatives, peptide hormones bind to specific receptor molecules located on the plasma membrane। तो कोई भी हार्मोन हो वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कॉजेज द रिलीज ऑफ एन एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। मैंने जो आपको कहा था कि ये समझो अपना सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पहले एंजाइम बैठी हुई होती है। यहाँ से कोई हार्मोन अगर इधर आया तो ये एंजाइम इधर चली जाएगी, ये एंजाइम नीचे आ जाएगी और इधर पे अपना हार्मोन आके बैठ जाएगा। तो ये जो एंजाइम रिलीज हुई है, अब ये एंजाइम आगे का एक्टिविटी स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ आके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एंजाइम रिसेप्टर को छोड़ के अंदर आ जाती है। सो इट कॉजेज रिलीज ऑफ एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है जो सीएमपी पाथवे स्टार्ट करने में हेल्प करती है, और सीएमपी पाथवे का अलग रोल है, उसका मसल से रिलेटेड कोई रोल है, आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एंजाइम का नाम याद रखना है। दिस एंजाइम फॉर्म्स साइक्लिक एएमपी पाथवे फ्रॉम एटीपी ऑफ द सेल। मैंने आपको पीछे ही बताया ना, ये एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करती है, एटीपी के ऊपर एक्ट करती है, और इसके वजह से कौन सा पाथवे स्टार्ट होता है, सीएमपी पाथवे स्टार्ट होता है, यानी साइक्लिक एएमपी पाथवे या कैल्शियम रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। CAMP एक्टिवेट्स एंजाइमेटिक एक्शंस, और इसके वजह से क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ये चेन रूल के जैसा है, एक के वजह से दूसरा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, दूसरे के वजह से तीसरा, तीसरे के वजह से चौथा। आप साकली खेलते हो ना, तो एक को पकड़ लिया तो अब 2 जन मिलके पकड़ेंगे, फिर तीसरे को पकड़ा तो अब 3 लोग मिलके पकड़ेंगे। तो ठीक वैसे ही पहले हार्मोन रिसेप्टर के पास आया तो एंजाइम अंदर आ गई, एंजाइम अंदर आके एटीपी पे रिएक्ट की, एटीपी से रिएक्ट किया तो एएमपी पाथवे स्टार्ट हुआ। अब एएमपी पाथवे से अलग अलग केमिकल्स बनेंगे और इन केमिकल्स के वजह से हमको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो द हार्मोन एक्ट्स एज द फर्स्ट मैसेंजर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर का काम कौन कर रहा है, हार्मोन, एंड सीएमपी इज द सेकंड मैसेंजर। और यहाँ पे हमारा जो सीएमपी पाथवे ये सेकंड मैसेंजर है। ये नीट में, सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स में फर्स्ट मैसेंजर कौन सा है और सेकंड मैसेंजर कौन सा है। मतलब पहला मैसेज कौन लेके आता है बच्चों, हार्मोन लेके आता है, और दूसरा मैसेज अंदर कौन लेके जाता है, दूसरा मैसेज सीएमपी अंदर लेके जाता है। अदर काइंड ऑफ सेकंड मैसेंजर्स आर, मतलब सीएमपी के अलावा और कौन से केमिकल्स मैसेज कैरी करते हैं। कैल्शियम, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कैसे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स काम करने के लिए कैल्शियम जरूरी होते हैं। अगर याद नहीं है तो मत याद करो, उसको इतना स्ट्रेस मत दो, सिर्फ इतना याद रखो कि सीएमपी के अलावा और कौन से मॉलिक्यूल्स है जो सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। तो कैल्शियम हो गया, सीजीएमपी हो गया, IP3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये पहला पाथवे समझ में आया। दूसरा पाथवे और इजी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टेरॉइड यानी लिपिड सॉल्युबल, एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड दे इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये आराम से सेल के अंदर आ सकते हैं। ओके, in the cytoplasm they bind to specific intracellular receptor proteins forming a hormone receptor complex that enters the nucleus। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो इनको पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे पहले से एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल इस हार्मोन को न्यूक्लियस के अंदर लेके जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाके ये हार्मोन हमारे डीएनए में चेंजेस करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में पहले जो केमिकल नहीं बन रहे थे अब वो केमिकल बनने लगेंगे। ओके, मतलब ये हार्मोन आके डीएनए को एक्टिवेट करेगा, तो डीएनए हमारी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। In the nucleus, the hormone receptor complex binds to a specific regulatory site of DNA। मतलब ये जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। किसके साथ बाइंड हो जाएगा, डीएनए के साथ। The activated genes transcribes mRNA which directs protein synthesis and enzymes in the cytoplasm। तो जैसे ही ये हार्मोन एक्टिवेटेड हार्मोन डीएनए के साथ बाइंड होगा, हमारे डीएनए में प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन हमारे टिश्यू को हेल्दी करना स्टार्ट कर देगी। तो एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स इज स्लोअर बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग। ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 4-5 लेयर्स क्रॉस करके हार्मोन को अंदर आना पड़ता है, लेकिन ये हार्मोन ज्यादा टाइम के लिए होता है। और लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन जल्दी हो जाता है लेकिन वो कम टाइम के लिए होता है, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस तरीके से हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्टार्टिंग पार्ट देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट भी हम इसी तरीके से आसानी से इजी वे में मैं आपको सिखा के खत्म कर दूंगी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं मार्च एंड में, मतलब ये 31 मार्च तक आपका ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी। तो वो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी और ये चैप्टर खत्म कर दूंगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, 11th स्टैंडर्ड के साथ जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हमने उनका बायो और फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आपका हम प्रीलियम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 1st वीक से। कब से स्टार्ट करने वाले हैं, अप्रैल 1st वीक से आपका प्रीलियम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग प्रीलियम्स की तैयारी करते रहो, कॉलेज का प्रीलियम दे रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। जो बच्चे क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो पर अब पढ़ो। अब टाइम पास करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। मुझे यकीन है आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, हमारी चैनल को और सपोर्ट करोगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करेंगे मेरे बच्चे, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रख दो, कुछ बच्चों को हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, बस अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।